बच्चों, आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब तक अपन ने पढ़ाया कि जो भी डेफिनेट इंटीग्रल है उसको डायरेक्टली इनडेफिनेट की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आज के इस टॉपिक में क्लियर करेंगे अपन कि प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल में लॉन्ग प्रोसेस से जाके उसको पहले इंटीग्रेट करते हैं, फिर लास्ट में लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बट विदाउट डूइंग दैट एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके, प्रॉपर्टीज की हेल्प से डायरेक्टली कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में 6 to 7 प्रॉपर्टीज हैं, वन बाय वन विल डिस्कस। ओके, सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल से रिलेटेड है। मीन्स कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर उसका वेरिएबल x है तो उसको डिफरेंट वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे x वेरिएबल को t वेरिएबल में चेंज किया। ओके, तो f(x) dx को ft dt भी लिख सकते हैं, लिमिट विल बी सेम। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि x को t सब्स्टिट्यूट कीजिए तो dx क्या बन जाएगा? dt। और लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी? अगर x इक्वल टू a है तो t भी तो a ही होगा। ठीक है, और अगर x इक्वल टू b है तो t इक्वल टू b होगा। तो इस फंक्शन को लिमिट तो a टू b रहेगी अगर t में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और x हो गया t और dx हो गया dt। बात समझ में आई? तो याद रखना a टू b f(x) dx को a टू b ft dt भी लिख सकते हैं, लिमिट विल बी सेम। मीन्स इनडायरेक्टली वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड होता है कि लिमिट को चेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा। मीन्स a टू b f(x) dx। ओके, इसमें अगर मैं लिमिट्स को चेंज कर दूं, लोअर को अपर बना दूं और अपर लिमिट को लोअर बना दूं, तो क्या चेंज रहेगा? ओके, क्या ये सेम रहेगा? नहीं, ये सेम नहीं रहेगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा। a टू b f(x) dx will be b to a f(x) dx only at one condition minus of this one। ठीक है, तो जब भी लिमिट को चेंज करते हैं तो याद रखना क्या हो जाएगा, वो उस इंटीग्रल का नेगेटिव बन जाएगा और लिमिट को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये कैसे बना, डेरिवेशन भी देख लीजिए। a टू b f(x) dx, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लेट से इंटीग्रेशन आ रहा है कैपिटल f(x). ठीक है, तो फिर उसमें लिमिट पुट करते हैं तो क्या बनेगा यहां से f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यही बनेगा। ओके, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं b टू a f(x) dx, ठीक है, तो क्या बनेगा f(x), लेट्स सपोज इंटीग्रेशन, तो ये बन रहा है b टू a, तो क्या बना f ऑफ a माइनस f ऑफ b। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो क्या बनेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यही तो बना। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव होता है। तो इनडायरेक्टली याद रखो, जब भी लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, लोअर लिमिट को अपर बनाते हैं, अपर को लोअर बनाते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाता है। इज इट ओके? नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी चलती है कि लिमिट्स को ब्रेक कैसे करते हैं। ओके, कोई भी फंक्शन अगर a टू b f(x) है और यहां मेरे को लिमिट्स को ब्रेक करके लिखना हो, मीन्स a टू c f(x) dx, तो मैं हमेशा एडिशन फॉर्म में लिखूंगा एंड c टू b f(x) dx। किसी भी पार्टिकुलर इंटीग्रल को a से b तक पहुंचने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो, लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो। पहले a से c तक इंटीग्रेट किया, फिर c से b तक इंटीग्रेट किया। ओके, मोर देन वन पॉइंट पे भी कर सकते हो आप। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a से c1 तक इंटीग्रेट किया प्लस c1 से c2 तक इंटीग्रेट किया, फिर c2 टू c3 c4 यहां तक जाके लास्ट में जो cn होगा वहां से b तक इंटीग्रेट करिए। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे कहीं लगे कि गिवन फंक्शन जो भी f(x) होगा वो इस गिवन लिमिट में बिहेवियर चेंज कर रहा है। ओके, गिवन फंक्शन इस गिवन इंटरवल मींस a टू b में कहीं बीच में बिहेवियर चेंज कर रहा है, मींस वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है,
या कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा कुछ पॉइंट मिल रहा है, तो उस पॉइंट पे लिमिट को ब्रेक करेंगे, फिर वहां से दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? कब यूज करेंगे ये प्रॉपर्टी? जब इस पर्टिकुलर गिवन लिमिट में जो फंक्शन f(x) है वो क्या कर रहा है, या तो डिसकंटिन्यूअस हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट को ब्रेक करके फिर फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे दो आपके पास में फंक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस फंक्शन। जब भी मॉडुलस फंक्शन होगा अपने पास में तो लिमिट ब्रेक करनी ही करनी है अपन को, ओके। और दूसरा फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये दो फंक्शन ऐसे फंक्शन है, जब भी ये फंक्शन आपको दिख गए तो 100% लिमिट को ब्रेक करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी मॉडुलस फंक्शन होता है, ओके, तो यहाँ पे जो इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको इक्वेट टू 0 करके वहां से जो x की वैल्यू मिल रही है उस पॉइंट पे हमेशा मॉडुलस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ओके। मीन्स अगर मैं बोलूं x माइनस ए मोड, तो x इक्वल टू ए पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, तो वो लिमिट x इक्वल टू ए पे ब्रेक करनी है अपन को। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है, मॉडुलस x का ग्राफ ऐसा होता है, तो जब भी नोच बनती है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है। तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन है वो कब 0 हो रहा है, x इक्वल टू ए पे, तो इस पार्टिकुलर a पे लिमिट ब्रेक करनी है। इससे पहले जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से a तक आइए, फिर a से उसके बाद वाले पॉइंट पे जाइए, ठीक है। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो एवरी इंटीजर पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसके अंदर जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो इंटीजर कब बन रहा है उन पॉइंट पे आपको लिमिट ब्रेक करनी है। जैसे सिंपली x है तो आपको 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे लिमिट ब्रेक करनी है, ठीक है। अंदर रूट x है तो रूट x इंटीजर कब बनता है, जब x 0 हो, x 1 हो, x 4 हो, x 9 हो, तो इन सभी पे आपको लिमिट ब्रेक करनी है, ओके। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी यूज होगी इन दोनों फंक्शन पे, और आपके एनसीईआरटी और बोर्ड में मॉडुलस फंक्शन ही गिवन है। इस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयर हैं, तो विल फोकस ऑन दिस वन। तो जब भी ये फंक्शन आए याद रखना, या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा, तो किस पे ब्रेक करेंगे लिमिट, इसको 0 पुट करके जो भी x की वैल्यू मिल रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करेंगे। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, यहां पे एक प्रॉपर्टी बनती है अपने कि अगर लिमिट चल रही है a टू b f(x) dx, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ठीक है। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी बहुत बार यूज करेंगे। a टू b f(x) dx को वी कैन राइट a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x, मीन्स सम ऑफ लिमिट माइनस x, ओके। इसी का मॉडिफाई वर्जन है एक 0 टू a f(x) dx। अगर ये लिमिट है तो इसको लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ठीक है। इन दोनों का भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प लेंगे। बेसिकली कैसे पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनकी हेल्प से, जब भी साइन कोस ऐसे कुछ फंक्शन चल रहे हैं और a प्लस बी करने पे या 0 प्लस a करने पे π/2 बन रहा हो, a प्लस बी करने पे या 0 प्लस a करने पे, मीन्स लिमिट को ऐड करने पे अगर π/2 बन रहा हो और फंक्शन में अपने पास में साइन कॉस टेन ऐसा कुछ बन रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्योंकि जब भी π/2 माइनस एक्स पे जाएंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ इजी होगा उनको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करने में, ओके। तो ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी यूज में लेंगे। या फिर कुछ फंक्शन ऐसा बन रहा हो 0 टू a रूट a डिवाइडेड बाई रूट a प्लस, ओके, नॉट द रूट a, इट्स बेसिकली x, a माइनस x, ऐसी कुछ फॉर्म बन रही हो, तो x को कैसे रिप्लेस करेंगे, a माइनस x से, तो ये a माइनस x बन जाएगा, ये a माइनस x बन जाएगा और ये x बन जाएगा, फिर इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। अब इतना ध्यान रखिए कि जब भी लिमिट का सम π/2 या कुछ ऐसा बन रहा हो
या लिमिट का सम करने पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू बन रही हो जो यहाँ कहीं फंक्शन में गिवन हो। देखिए a माइनस एक्स तो ये पहले से है, तो इस लिमिट के बारे में सोचेंगे अपन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक लिमिट चलती है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये बेसिकली इक्वल होती है 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स वी कैन राइट लाइक दैट। अब यहाँ पे दो केसेस चलते हैं। केस फर्स्ट, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, इस केस में ये वैल्यू माइनस इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये 0 बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो यहां से जो इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, केस सेकंड चलता है यहाँ पे, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स इटसेल्फ, तो ये एफ एक्स बन के 2 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, वी कैन राइट ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। लिमिट हाफ हो जाएगी, ध्यान रखना, 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स विल बी ट्वाइस, और ये जो अपर लिमिट है वो हाफ हो जाएगी। और कंडीशन ये 0 to 2a होना चाहिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट होना चाहिए लोअर लिमिट। तो इस वाली प्रॉपर्टीज का भी यूज में लेंगे, अच्छी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखना, इसी से डेराइव कर सकते। ओके, जैसे मैं आपको सिंपली बोलूं 0 to पाई, और यहां साइन का कुछ फंक्शन गिवन है, ओके, कॉस का कुछ फंक्शन गिवन है, ओके, प्लस कुछ अलग फंक्शन है। तो यहां पे 0 to पाई मीन्स पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स करना है ना, तो 2a को पाई लेंगे, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कोस पाई माइनस एक्स, ऐसे अप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इवन और ऑड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है। ओके, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के यूज से डायरेक्ट लंबे लंबे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन भी इजीली सोल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है क्या बेसिकली, देखिए इसको पहचानने का तरीका है, लिमिट माइनस ए से प्लस ए तक चलेगी। कब ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जब लिमिट माइनस ए से ए में जा रही है, मीन्स -1 to 1, -π/2 to +π/2, ठीक है, -3 to 3, मीन्स सेम नेगेटिव टू पॉजिटिव विथ सेम नंबर। ठीक है, तो जब भी ऐसी फॉर्म आती है तो यहां पे चेक करते हैं फंक्शन इवन है या ओड फंक्शन है। ठीक है, तो अगर फंक्शन इवन है, इफ द फंक्शन इज इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा 2 टाइम 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब फंक्शन इवन है। और इवन फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, और अगर एफ एक्स इटसेल्फ मिल गया तो इवन फंक्शन है। सेकंड, अगर फंक्शन ओड फंक्शन हो, मींस एफ ऑफ माइनस एक्स मिल रहा है अपने पास में माइनस एफ एक्स, तो आई क्या बन जाएगा, तो आई होगा 0 डायरेक्टली। क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि देखिए जब भी ओड फंक्शन होगा डायरेक्टली वी कैन से आंसर विल बी 0, नो नीड टू सिंप्लीफाई, ओनली चेक करना है इवन ओड फंक्शन। ओके, जैसे मैं एक दो एग्जांपल बता रहा हूं इससे रिलेटेड। अगर मैं बोलूं आपको -1 से 1 एक्स डी एक्स, सिंपली ये बोल रहा हूं मैं आपको, तो फंक्शन क्या है x, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स मीन्स माइनस एफ एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं ओड फंक्शन है, बोल सकता हूं ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, तो इसका आंसर डायरेक्टली 0। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं -3 से 3 x cos x dx, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप क्या करोगे, x cos x u इंटू वी, बाई पार्ट से पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर लिमिट यूज करोगे। ओके, इट विल टेक टाइम। या फिर डायरेक्टली चेक करो कि अगर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है तो ये इवन है या ओड है। कैसे चेक करते हैं, x की जगह माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या बनेगा, माइनस एक्स, और ये बना कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा,
तो ये बना माइनस एक्स कॉस एक्स, मीन्स ये मिल गया माइनस एफ एक्स के इक्वल, एफ ऑफ माइनस एक्स मिला माइनस एफ एक्स, तो क्या हुआ ओड फंक्शन, तो डायरेक्ट आंसर 0, नो नीड टू सिंप्लीफाई। तो ऐसे इन प्रॉपर्टीज का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पहले इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में आपको सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, और जैसे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज का स्पेशल बताया कि कब कब यूज करेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सारी प्रॉपर्टीज आपको फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए। ओके, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।